19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में आधुनिक भौतिक की नींव रखी जा रही थी, या यूं कहें कि विज्ञान एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। जाने अनजाने में ही वैज्ञानिक परमाणु की एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जिसने आने वाले समय की दिशा ही बदल दी। फिजिक्स के एक नए युग की शुरुआत हुई। 100 साल पहले फ्रांसीसी भौतिकविद हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की, जिसने न केवल न्यूक्लियर फिजिक्स की नींव रखी बल्कि आज कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के उपचार में मानव जाति के लिए वरदान भी सिद्ध हुई। परमाणु ऊर्जा का अथाह भंडार मिला और कई नई दवाइयों और बीमारियों का पता लगाने की विधि मिल पाई। रेडियोधर्मिता की खोज की ये कहानी वास्तव में एक्सरे की खोज के साथ जुड़ी है। नवंबर 1895 में कैथोड रेस पर काम करते हुए जर्मन भौतिकविद विलियम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की। 20 जनवरी 1896 को पेरिस की साइंस एकेडमी की साप्ताहिक मीटिंग में रॉन्टगेन की खोज के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस मीटिंग में फ्रांसीसी भौतिकविद हेनरी बेक्वेरेल भी मौजूद थे। वहां एक्सरेज की कुछ तस्वीरें दिखाई गईं। उन तस्वीरों को देखकर बेक्वेरेल ने भी उन रहस्यमय किरणों के बारे में जानने के लिए खोज शुरू कर दी। बेक्वेरेल चमकने वाले पदार्थों यानी संदीप्ति पदार्थों ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंसेस पर अध्ययन कर चुके थे। संदीप्ति पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक फ्लोरोसेंट और दूसरे फॉस्फोरोसेंट। फ्लोरोसेंट पदार्थ ऐसे संदीप्ति पदार्थ होते हैं जिन पर जब पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज या प्रकाश पड़ता है तो उनमें से एक तरह का प्रकाश निकलता है जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है। जैसे घर में प्रयोग होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब पर फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है। जब इस ट्यूब में पराबैंगनी किरणें जैसी किरणें उत्सर्जित होती हैं तो फ्लोरोसेंट मटेरियल की परत उन किरणों को सोख लेती है। ट्यूब से फ्लोरोसेंट प्रकाश निकलता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर अगर प्रकाश डालकर उस प्रकाश के स्रोत को हटा लिया जाए तो भी वे पदार्थ कुछ समय के लिए चमकते रहते हैं। ये पदार्थ फॉस्फोरोसेंट होते हैं। इनकी वजह से अंधेरे में भी घड़ी का डायल देखा जा सकता है। बच्चों के लिए चमकने वाले खिलौने भी इसी का उदाहरण है। बेक्वेरेल ने सोचा, अगर किसी पदार्थ से एक्स रेज निकलती हैं तो उस पदार्थ को फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट होना चाहिए। अपनी इस धारणा के तथ्य को जांचने के लिए बेक्वेरेल ने एक संदीप्ति पदार्थ पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट के टुकड़े को काले कागज से लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट पर रखकर धूप में रख दिया। जब उन प्लेट्स को डेवलप किया तो प्लेट्स पर यूरेनियम के टुकड़े के आकार का काला धब्बा दिखाई दिया। बेक्वेरेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के फॉस्फोरेसेंट पदार्थ में विकिरण होता है जो प्रकाश के प्रति अपारदर्शक कागज को भेदने की शक्ति रखता है। उन्होंने सोचा कि यूरेनियम सूर्य की ऊर्जा को सोखकर एक्सरे उत्सर्जित करता है। 26 फरवरी 1896 को बेक्वेरेल ने दोबारा यह प्रयोग करने की सोची, लेकिन संयोगवश कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली। इसलिए कागज में लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट और पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट को वे अपनी मेज की दराज में ही रखे रहे। अंत में 1 मार्च को उन्होंने उन प्लेट्स को डेवलप करने की सोची। वे सोच रहे थे कि प्लेट्स पर कोई धुंधली सी तस्वीर ही आएगी, लेकिन ये क्या, उनकी प्लेट्स पर क्रिस्टल का अधिक गहरा धब्बा था। अब ये कैसे हुआ? क्या यूरेनियम बाहरी स्रोत से प्रकाश लिए बिना ही किरणें उत्सर्जित कर रहा था? ये एक अविश्वसनीय बात थी। बेक्वेरेल को समझ नहीं आ रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई पदार्थ बिना ऊर्जा ग्रहण किए हुए ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। कहीं वो लंबे समय तक ठहरने वाला फॉस्फोरेसेंस तो नहीं, या फिर कुछ और? बेक्वेरेल ने इस पर खोजबीन की। उन्होंने यूरेनियम नाइट्रेट के लवण को पिघलाकर एक द्रव्य पदार्थ बनाया और फिर उस पदार्थ को क्रिस्टल बना दिया।
जिसकी वजह से उसका फॉस्फोरेसेंस असर खत्म हो चुका था। उन्होंने उस पर प्रयोग किया। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका भी काला गहरा धब्बा बन गया था। उन्हें एक के बाद एक चौंकाने वाले नतीजे मिल रहे थे। इन सब को देखकर बैकेरेल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन पदार्थों में कुछ नए तरह का विकिरण हो रहा है। खास बात यह थी कि हर प्रयोग में यूरेनियम मौजूद था। यूरेनियम के लवण जो धूप हो ना हो, फॉस्फोरेसेंट हो ना हो, हर बार किरणें उत्सर्जित कर रहे थे। यह देखते हुए बैकेरेल ने उस विकिरण को यूरेनियम रेज कहा। वास्तव में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली थी, जिससे वे अनजान थे। उन्हीं दिनों मैडम क्यूरी को अपने शोध के लिए किसी नए विषय की तलाश थी। क्यूरी ने बैकेरेल की ही इन अदृश्य किरणों पर शोध करना शुरू कर दिया। क्यूरी के पास न तो कोई प्रयोगशाला थी और न ही कोई औजार थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के एक गोदाम को अपनी प्रयोगशाला बनाया और यूरेनियम के कणों की जांच करनी शुरू की। यूरेनियम के विकिरण के विद्युत प्रभाव की जांच के लिए पियरे का बनाया गया एक इलेक्ट्रोमीटर काम में लाया गया। मशीन बहुत पेचीदा नहीं थी। इसे पियरे और उसके भाई ने मिलकर लगभग 15 वर्ष पहले बनाया था। मैरी ने फैसला किया कि वो सभी तत्वों की जांच करके देखेगी कि क्या किसी और तत्व से भी ऐसी किरण निकलती हैं या नहीं। मैरी को पता चला कि यूरेनियम के अलावा थोरियम से भी ऐसी किरणें निकलती हैं। इसी अदृश्य किरणों के निकलने के गुण को उन्होंने रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी कहा। ये मैरी ही थी जिन्होंने इस विकिरण को ये नाम दिया, जिसे आज तक इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन मैरी की खोज यहीं तक नहीं थी। अभी तो इन्होंने बहुत कुछ जानना था। मैरी ने सोचा कि रेडियो एक्टिविटी इन दो ही धातुओं में क्यों है, अन्य पदार्थ में क्यों नहीं। अब उन्हें ऐसे पदार्थ की जांच करनी थी जिसमें रेडियोधर्मिता की संभावना थी। उन्होंने पिच ब्लेंड खनिज को अपनी जांच के लिए चुना। पिच ब्लेंड में यूरेनियम और थोरियम धातुएं पहले से ही अलग कर दी जाती हैं। उन्होंने पिच ब्लेंड की जांच की। परिणाम हैरत में डालने वाले थे। मैरी ने एक बार, 2 बार, 20 बार जांच करके देखा। यूरेनियम और थोरियम में जितनी रेडियो एक्टिविटी है, पिच ब्लेंड में उससे कई गुना ज्यादा थी। जुलाई 1898 में मैरी ने घोषणा की कि पिच ब्लेंड में कोई ऐसी चीज जरूर है जो भले ही थोड़ी मात्रा में है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है और जिसका पता अब तक नहीं लग पाया है। अब तो पियरे और मैरी दोनों ही इस नए पदार्थ की खोज में लग गए और उन्होंने 2 नए तत्वों की खोज कर डाली। एक का नाम पोलोनियम रखा गया और दूसरा था रेडियम। लेकिन रेडियम का सिर्फ पता ही लग पाया था, उसे अलग नहीं किया गया था। आखिर दिसंबर 1898 को 4 सालों की कड़ी तपस्या के बाद पिच ब्लेंड के शुद्ध किए गए अंशों में कुछ चमकते कण दिखे। उन्होंने रेडियम के कुछ गुणों के बारे में पता लगाया। अब तो पूरे वैज्ञानिक जगत ने पियरे और मैरी के सम्मान में सर झुका दिया। उन्नीस 1903 में रेडियोधर्मिता की खोज के लिए बैकेरेल के साथ पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। 1911 में मैरी क्यूरी को फिर से पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। क्यूरी पहली ऐसी शख्स बन गई थी जिसे भौतिक और रसायन शास्त्र दोनों के नोबेल पुरस्कार मिले थे। नोबेल के इतिहास के अनेक कीर्तिमान मैरी क्यूरी के साथ जुड़े हैं। वो पहली ऐसी महिला थी जिसकी पुत्री को भी नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियोधर्मिता के आविष्कार से वैज्ञानिकों को ऐसी बातों का पता चला जो किसी जादू से कम नहीं थी। रेडियम या जिन दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थों का पता लगा था, उनमें एक और भी गुण है। अपने भीतर से तेज बिखेरते बिखेरते दूसरे तत्व में बदल जाते हैं। इससे पहले वैज्ञानिक समझते थे कि मूल तत्व सदा एक जैसे रहते हैं, वे किसी भी तरह बदलते नहीं हैं।
वास्तव में सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसमें और भी छोटे कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को परमाणु नंबर कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। कुछ नाभिकों में अस्थिरता पाई जाती है, खासतौर पर 82 के ऊपर के सभी परमाणु नंबर वाले तत्वों में। न्यूक्लियस में स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ कण नाभिक से निकल जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय होकर दूसरे पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसम्यूटेशन यानी तत्वांतरण कहा जाता है। वास्तव में इसके बारे में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले पता लगाया था। रदरफोर्ड की खोज ने आधुनिक विज्ञान को एक नई दिशा दी और परमाणु के स्ट्रक्चर को समझने की नई संभावनाएं दिखाई। रदरफोर्ड ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि तत्व भारी तत्वों से हल्के तत्वों के रूप में बदलते हैं। उनके इसी काम के लिए उन्हें 1908 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रदरफोर्ड ने ही पता लगाया कि रेडियोधर्मी पदार्थों से 3 तरह का विकिरण उत्सर्जित होता है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज के रूप में होता है। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है और उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये लार्ज मास के होते हैं और धीमे चलते हैं, इसलिए हवा की मोटी चादर या कागज की एक स्ट्रिप भी इसको रोक सकती है। इनका आवेश धनात्मक होता है। पोलोनियम, जिसका की परमाणु भार 214 होता है और परमाणु नंबर 84 होता है, लेड और हीलियम में बढ़ जाता है। इसी तरह यूरेनियम, जिसका परमाणु भार 238 और परमाणु नंबर 92 होता है, वो थोरियम और हीलियम में बढ़ जाता है। हीलियम के इसी विकिरण को क्षय कहा जाता है। बीटा पार्टिकल्स, ये नेगेटिव विद्युत का कण या इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा कणों के मुकाबले ये थोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन इसे एल्यूमिनियम की फॉइल से आसानी से रोका जा सकता है। बीटा क्षय में न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन तो बीटा रेज के रूप में बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है। इस तरह न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या 1 से घट जाती है और प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ जाती है। इस प्रकार एटॉमिक वेट, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को मिलाकर बनता है, ज्यों का त्यों रहता है, परंतु एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉन की संख्या होती है, 1 से बढ़ जाती है। जैसे कि थोरियम का परमाणु भार 234 व नंबर 90 होता है, इसके प्रोटैक्टिनियम में बदलने पर परमाणु नंबर 91 हो जाता है। गामा किरणें साधारण प्रकाश की किरणों जैसी ही होती हैं। इसके उत्सर्जन से ना तो परमाणु भार बदलता है और ना ही परमाणु नंबर। इनमें कोई चार्ज नहीं रहता और ये घने पदार्थ को भी भेद सकने में सक्षम होती हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होती हैं। यूरेनियम 235 थोरियम 231 में बदलता है। थोरियम 231 प्रोटैक्टिनियम 231 में बदल जाता है। प्रोटैक्टिनियम 231 एक्टिनियम 227 में बदलता है और फिर एक्टिनियम 227 थोरियम 227 में तब्दील होता है। थोरियम 227 रेडियम 223 में और रेडियम रेडॉन में, फिर रेडॉन पोलोनियम में बदल जाता है। पोलोनियम लेड 211 में बदलता है। लेड 211 बिस्मथ में, बिस्मथ थेलियम में और अंत में लेड 207 में बदल जाता है। लेड 207 में बदलने के बाद लेड का न्यूक्लियस स्थिर हो जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के आविष्कार और परमाणु संरचना के नाभिकीय सिद्धांत के विकास द्वारा नाभिकीय भौतिक की नींव रखी। उन्होंने परमाणु की आंतरिक संरचना की पुरानी धारणा को खारिज कर नए मॉडल का विकास किया। इससे पहले जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। थॉमसन ने कल्पना की कि परमाणु में धनात्मक आवेश फैला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जड़े होते हैं जैसे किसी केक में किशमिश। रदरफोर्ड के सहयोगी हंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्डसन ने प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज अल्फा कणों की एक बीम रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित की। उस बीम को उन्होंने फ्लोरोसेंस की एक गोला आकार की स्क्रीन पर छोड़ा।
अल्फा कणों की बीम जैसे ही सीधे स्क्रीन से टकराई तो स्क्रीन चमक उठी। अब उन्होंने कणों की बीम के बीच में एक पतली सोने की फॉइल को रखा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर कण उसी तरह फॉइल से आर पार हो गए, लेकिन कुछ कण फॉइल से टकराकर अलग अलग दिशाओं में छिटक गए। रदरफोर्ड ये जानकर हैरान रह गए कि कुछ कण फॉइल के आर पार हो रहे थे, जबकि कुछ कण वापस छिटक रहे थे। अगर वो जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार देखते तो पॉजिटिव कणों को टकराकर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कण तो आसानी से आर पार हो रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज वाला भारी पदार्थ मौजूद है, जिसके कुछ कण टकराकर वापस आ रहे थे। उन्होंने परमाणु का नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन थे तथा इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं की तरह घूम रहे थे। रेडियोधर्मिता के आविष्कार ने फिजिक्स के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसका आगे चलकर न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, सेफ्टी और न जाने कितने क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। रेडियोधर्मिता की खोज के लगभग 40 वर्षों तक हमें सिर्फ प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के बारे में ही मालूम था, लेकिन 40 वर्षों बाद 1935 में मैरी की ही पुत्री आयरिन क्यूरी और उनके पति फ्रेडरिक जोलियट ने रेडियोधर्मिता के इतिहास में एक नई खोज की। उन्होंने तत्वों को कृत्रिम रेडियोधर्मी बनाया, जिसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज के बाद सबसे पहले इसका प्रयोग कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाने लगा। आयोनाइजिंग विकिरण से कैंसर के सेल को खत्म करके कैंसर का इलाज किया जाता है। इस विधि को रेडियोथेरेपी कहा जाता है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में रेडियोथेरेपी से मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से बीमारियों का पता भी लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसे अनेक संस्थान चल रहे हैं जहां पर इसी विधि से चिकित्सा के क्षेत्र में शोध किए जा रहे हैं। रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा कम शक्ति के अल्फा विकिरण वाले रेडियोधर्मी आइसोटोप्स डाल दिए जाते हैं और उसके बाद रोगी की जांच की जाती है और विकिरण के कारण रोगी के अंगों व खून की गतिविधियों को आंका जाता है। पदार्थ के रेडियो एक्टिव गुण को सिर्फ बीमारियों में ही नहीं बल्कि ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे यूरेनियम 235। इसके अलावा रेडियोधर्मी तत्वों से पुरातत्ववेत्ता प्राचीन काल के अवशेषों की उम्र का अनुमान भी लगा रहे हैं। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक रेज की बौछारों से नाइट्रोजन रेडियोधर्मी कार्बन 14 आइसोटोप में बदल जाता है, जिसे पौधे व अन्य जीवधारी ग्रहण करते हैं। पूरे जीवन काल में स्थिरता से क्षय और कार्बन 14 को ग्रहण करने के कारण उसकी संख्या स्थिर रहती है, परंतु मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 को ग्रहण न करने से कणों का लगातार क्षय होना शुरू हो जाता है और ठीक 5730 सालों में उसकी संख्या आधी रह जाती है और यह सिलसिला अंत तक इसी प्रकार चलता रहता है। कणों के इस क्षय के निश्चित समय को उस तत्व की हाफ लाइफ कहा जाता है। अलग अलग तत्वों की हाफ लाइफ अलग अलग होती है। इससे हम किसी भी समय उसमें मौजूद कणों की गणना करके किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु काल का पता लगा सकते हैं। इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ के माध्यम से हम पुरानी वस्तुओं के काल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अन्य तत्वों की डेटिंग के आधार पर हम पृथ्वी की उम्र का सही अनुमान लगा पाए हैं और पुरानी सभ्यताओं के काल का सही आकलन भी कर पाए हैं। हैरत होती है ये सोचकर कि एक खोज कितनी संभावनाओं को पैदा कर सकती है। रेडियोधर्मिता की खोज इतनी उपयोगी साबित होगी, इसका अनुमान तो शायद बेकरेल ने भी नहीं लगाया होगा। एक सदी पहले अनजाने में मिलने वाला यह अनमोल विकिरण हमारे लिए कितना अनमोल है, इसका अंदाजा हम आज अच्छी तरह से लगा सकते हैं।
अभी भी कितने अनछुए पहलू हो सकते हैं इस खोज के, जो शायद आने वाले समय में रेडियो धर्मिता की खोज को कई नए आयाम दे। हमें अल्फा किरणों से कोई डर नहीं, उनके लिए काफी है कागज की ढाल। बीटा किरणों को चाहिए कुछ ज्यादा संभाल, धातु की पत्तियां बनेंगी हमारी ढाल। और जहां तक है शक्तिशाली गामा किरणों का सवाल, कान लगाकर सुनना हमारी ये बात। अगर तुम नहीं चाहते बिस्तर पर हफ्तों बिताना, तो शीशे की मोटी चादर के पीछे छुप जाना। तेज तर्रार न्यूट्रॉन किसी भी वस्तु के भीतर से गुजर जाते हैं, पर मोम के स्लैब उनके डंक को मिटाते हैं। ये करते हैं इनको धीमा, लेते हैं इनको रोक। और ये तो जाने हैं एक मूर्ख भी कि बोरोन लेता है इनको सोख। जीवन भर याद रखना हमारी ये बात, क्योंकि फायदा नहीं इनको याद करने का दुनिया से जाने के बाद।